इस क्वेश्चन में क्या है, ये कह रहा है, देखो दोनों टाइप से हमने लिखा है इसको। पहले हमें क्वेश्चन को समझना होगा। देखो एक तो HCl है ना, दूसरा क्या है CH3COONA है, और एवं हमारे पास NaCl है ना, ये तीनों हमारे पास है। देखो ये तीन चीजें हैं, एक तो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा हमारे पास CH3COONA, इसका नाम क्या होता था, क्या होता बेटा इसका नाम, सोडियम एस्टेट। सोडियम एस्टेट, गुड है ना, इसको हम सोडियम एस्टेट कह सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम एस्टेट एंड सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता क्रमशः, देखो इसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर उस कह रहा है इनकी जो मोलर चालकता है वो क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है जो पहले नंबर पर है उसका पहले ये दिया हुआ, HCl का ये हो जाएगा, HCl की वैल्यू ये है, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो दिया है उसकी वैल्यू ये है, तीसरे नंबर पर दिया है इसकी वैल्यू ये है। इस क्रमशः, क्रमशः का मतलब जो क्रम से, पहले नंबर पर ये है तो इसकी वैल्यू ये है, दूसरे नंबर पर ये है तो उसकी वैल्यू है, तीसरे नंबर पर ये है तो इसकी वैल्यू है ना। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है ना, हो तो अनंत तन्यता पर एसिटिक एसिड की मोलर चालकता ज्ञात करना। अब हमें क्या करना है, एसिटिक एसिड यहाँ पर दे रखा है हमारे पास, कुछ और ही दे रखे हैं, और हमें निकालनी क्या है, इसकी मोलर चालकता निकालनी है ना। यानी कि देखो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, HCl की मोलर कंडक्टिविटी है ना, ऑफ HCl सोडियम एस्टेट एंड NaCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन R। देखो इनकी मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, HCl की R, देखो R कौन कौन सी है, ये देखो रखा है 426.1, ये HCl का होगा, 91 इसका सोडियम एस्टेट का होगा, और ये 126.545 है ना, ये दे रखा है NaCl सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स रिस्पेक्टिवली। ये यहाँ पर जो क्रमशः शब्द आया, यहाँ पर हम इसका यूज करते हैं रिस्पेक्टिवली, जैसे पहले वाले का पहला, दूसरे वाले का दूसरे, रिस्पेक्टिवली है ना। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, कुछ हमारे पास दिए हुए हैं और उनकी मदद से हमें किसी और की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तो अब यहाँ पर दे रखा है, इनकी मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, और इसके आधार पर हमें निकालना है किसको, ये हमारे पास एसिटिक एसिड है ना, इसकी मोलर कंडक्टिविटी। तो कैसे निकाली जा सकती है, कोई बता सकता है बेटा, जिसको ध्यान आ रहा हो वो कैसे कैसे हम इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन थोड़ा बहुत हमने पहले भी किया था इसको, ठीक है ना, जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो मोलर कंडक्टिविटी निकाली थी। देखो हम मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं, मोलर कंडक्टिविटी हम कैसे निकालते हैं है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे मोलर कंडक्टिविटी के लिए कैसे फॉर्मूला निकालते हैं, माना हमें HCl की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो क्या करेंगे हम मोलर कंडक्टिविटी HCl की, क्या लिखते हैं, जैसे हमें HCl की निकालनी है, मान लीजिए यहाँ पर कहा हमने लैम्डा MHCl, तो क्या लिखेंगे बेटा इसको, क्या लिखते हैं इसको, भूल गए शायद आप लोग। देखो जो लैम्डा इनफाइनाइट, हाँ बिल्कुल, लैम्डा इनफाइनाइट जीरो भी होता है बेटा कहीं पर, और जीरो मैंने इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, जीरो मीन्स एकदम जीरो है ना, इनफाइनाइट हो गई, तो लैम्डा जीरो या नोट अभी है ना, और H प्लस हम इसको लिख सकते हैं है ना, और प्लस क्या आएगा, लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, Cl है ना, क्लोराइड। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, क्या वैल्यू दे रखी है, 400 कितना दे रखा बेटा है, ये वैल्यू दे रखी, ये कह रहा है कि जब हम इस प्रकार से इसको निकालेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो है 426.1 है ना, और ये होगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इस टाइप, ठीक है ना, ये वैल्यू दे रखी। अब दूसरा क्या दे रखा हमारे पास, ये दे रखा सोडियम एसिटेट, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास है ना। दूसरा देखो बेटा क्या दे रखा है, लैम्डा नोट
यहाँ पर आएगा सोडियम एसिटेट यानी कि CH3COO। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर डेल्टा इनफाइनाइट हम्म, Na पॉजिटिव। हाँ, लैम्डा लैम्डा है ना, इसको लैम्डा कहेंगे, लैम्डा इनफाइनाइट क्या लिखेंगे? सर Na पॉजिटिव हाँ, Na पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, ठीक है, Na पॉजिटिव लिखा हमने, प्लस लैम्डा इनफाइनाइट, CH3COO माइनस। बिल्कुल CH3COO माइनस। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी बेटा? इसकी वैल्यू कितनी दे रखी? 91 है ना, 910 है ना। और इसको हम सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है ना, और ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। थर्ड हमारे पास दिया हुआ है, कौन सा दे रखा है? सोडियम क्लोराइड। इसका कैसे निकालेंगे? सर लैम्डा इनफाइनाइट NaCl। हाँ तो बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया, बोलो। लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस पॉजिटिव। Na प्लस और प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस इज इक्वल टू कितना होना चाहिए बेटा इसमें? 126.45। हाँ बिल्कुल, सीमेंस एस है यहाँ पर दिया हुआ है ना, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है ना। ये इक्वेशन नंबर 3 हो, ये हमें दिया हुआ है। अब इसके आधार पर हमने क्या करना है, ये एस्टिक एसिड लेना है। तो एस्टिक एसिड कैसे हो, देखो एस्टिक एसिड का यदि हम देखें तो लैम्डा यहाँ पर कर रहा हूँ मैंने, लैम्डा एम, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको एस्टिक एसिड ले सकते हैं, CH3COOH ले सकते हैं। तो इसको यदि मैं दो भागों में तोड़ के देखूं तो लैम्डा एम यहाँ पर आएगा CH3CO नेगेटिव एंड प्लस क्या है लैम्डा इनफाइनाइट और H पॉजिटिव, यानी कि हमें ये चाहिए। तो हम एक काम कर सकते हैं, इनमें ये देखते हैं कि दो इक्वेशन को जोड़ करके एक इक्वेशन को माइनस कर दें, और किनको जोड़ना है ताकि हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाए, ये वाली वैल्यू हमें चाहिए। तो ये वाली वैल्यू देखो कहां कहां पर है, देखो H पॉजिटिव यहां पर है, एक तो यहां पर है ना, और दूसरा कहीं है H पॉजिटिव नहीं है। और एसिटेट आयन कहां पर है, देखो एसिटेट आयन है यहां पर। दो चीजें मिल गई हमें, ये दोनों मिल गई। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 इनको तो ऐड कर देते हैं, इनको जोड़ देंगे ना, एक ये वाला और ये वाली इक्वेशन जिनमें वो दोनों मिल रहे हैं उनको ऐड कर देते हैं, और उसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो देखो क्लोराइड आयन ये माइनस हो जाएगा, Na माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आसान हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ऐड करना है ना, ऐड इक्वेशन नंबर 1 + 2 है ना, इसको ऐड कर देंगे। और उसके बाद क्या करना है, देन इसको ऐड करने के बाद देन सबट्रैक्ट, उनको घटाना है। पहले जोड़ना है, फिर क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, घटाना है, ठीक है। सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3, चलो गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं, है ना, इक्वेशन नंबर 3, जो इक्वेशन नंबर 3 है उसको घटा दें। तो पहले हम क्या करते हैं, 1 और 2 को जोड़ते हैं। 1 और 2 को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहां पर होगा लैम्डा इनफाइनाइट HCl प्लस लैम्डा क्या होगा, इनफाइनाइट CH3COO Na, ऐसे लिखेंगे। इन दोनों को प्लस किया हमने, तो प्लस करने वाला इसका जो इक्वल वाले चिन्ह है उनको भी प्लस करना पड़ेगा, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर आएगा लैम्डा इनफाइनाइट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl नेगेटिव, ठीक है ना। और फिर क्या आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा लैम्डा इनफाइनाइट Na पॉजिटिव
और फिर क्या आएगा प्लस लैम्डा इनफाइनाइट, कितना होगा बेटा एसिटेट आयन यानी कि CH3CO माइनस। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास वो भी है बेटा, आगे वैल्यू भी दे रखी 426.1 प्लस 91, इनको ऐड करना है, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब दूसरा हमें क्या करना है सबस्ट्रैक्ट, ये तो हमने ऐड कर दिया, देन सबस्ट्रैक्ट करना है, माइनस का चिन्ह यहाँ लगा सकते हैं, माइनस यहाँ लगा देंगे तो माइनस क्या होगा लैम्डा इनफाइनाइट NaCl, ये माइनस करेंगे, इसके सारे चिन्हों को हम माइनस कर सकते हैं, जो इसके सिंबल लगे हैं उनको माइनस कर सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर क्योंकि अब माइनस हो जाएगा, माइनस Na इनफाइनाइट Na पॉजिटिव, क्योंकि पूरी इक्वेशन माइनस होनी ना, है ना, Na पॉजिटिव, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और क्या आएगा Cl इनफाइनाइट और Cl माइनस, ये माइनस करेंगे इसमें से, है ना। तो देखो ये माइनस, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर जो माइनस होगी वो कितनी होगी 126.45, है ना, ये तो ऐड हो गई, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो रहा है, इन दोनों को ऐड करने के बाद कितना आएगा बेटा, इन दोनों को ऐड करने के बाद कितना होगा 426 और माइनस कितना हो रहा है बेटा, ऐड करो इसको, देखो Cl में से Cl माइनस हुआ, Na में से ये Na माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, चलो कोई बात नहीं, इसको अभी देख लेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें से जब हमने माइनस किया तो यहाँ क्या बचा, देखो एक तो हमारे पास बचा ये वाला H पॉजिटिव, क्या बचा, यहाँ पर बचा लैम्डा इनफाइनाइट H पॉजिटिव, और प्लस क्या बचा, और लैम्डा इनफाइनाइट CH3CO नेगेटिव, ये दो ही तो बचे, बाकी तो कैंसिल हो गए, है ना। और इज इक्वल टू क्या आएगा 426.1 प्लस 91 माइनस, देखो इसमें से क्या होगा 126.45, ये माइनस हो जाएगा, है ना। इसको ऐड करने के बाद इसको माइनस कर देंगे, और ये देखो जब ये वैल्यू आ गई तो अब क्या होगा, अब ये दोनों नहीं रहेंगे, क्योंकि ये किसके बराबर होता है, ये होता है लैम्डा इनफाइनाइट और यहाँ पर होता है CH3COH के बराबर, है ना। तो हमें क्या निकल आया, अनंत तन्यता पर एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि जो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी है वो हमने निकाल दी, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, यदि हम इसको प्लस और माइनस करेंगे, पहले इन दोनों को प्लस करेंगे और फिर इसको माइनस करेंगे इसमें से, तो ये वैल्यू आती है 3390.65, है ना। और इस ये होता है बेटा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। किसी बच्चे को कुछ पूछना हो इस संबंधित तो पूछ सकते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ये थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग ये लगाना होगा कि हमें जिसकी मोलर कंडक्टिविटी पूछी हुई है वो कैसे निकल सकता है, बस ये ध्यान रखना होगा। यहाँ पर वो कैसे आएगा, तो उसका तरीका यह है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो स्वाभाविक, इसको माइनस कर देंगे तो वो घट जाएंगे, बाकी चीजें हट जाएंगी, केवल हमें ये चाहिए होता है, ये चाहिए है और ये वाला चाहिए, क्योंकि हमें तभी एसिटिक एसिड बन पाएगा। तो हमें मालूम है कि यदि हम दोनों को जोड़ देते हैं और इसमें से माइनस कर देंगे तो यही बचेंगे, है ना। तो इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। किसी को कुछ पूछना हो इस संबंध में तो पूछ सकता है। आगे चले, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक सिंपल क्वेश्चन है, देखो ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये तो वही क्वेश्चन तो नहीं है, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ये भी वही है, लैम्डा एसिटिक एसिड। यहाँ थोड़ी सी डिफरेंट है, क्या दे रखा है, ये लिखा हुआ है Na और Na के साथ क्या लिखा हुआ है AC लिखा हुआ है बेटा। तो यहाँ आपको समझना होगा, ये CH3COO को AC लिखते हैं एसिटेट, तो सोडियम एसिटेट हो जाएगा, है ना। यहाँ लिखा हुआ है AC लिखा हुआ था CH3 एसिटेट आयन और H लिखा हुआ है ये एसिटिक एसिड, बाकी सेम है, वही क्वेश्चन आपको रिपीट हो रखा है ना। तो इसको हम उसी टाइप से लिख सकते हैं, ये सेम क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है।
किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? तो इस प्रकार से हम एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको सीख लिया। अब आगे चलते हैं इसके आगे। कोलराउस हमारे पास कंप्लीट हो गया बेटा। कोलराउस लॉ का कुछ पूछना हो किसी को तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं बेटा कोलराउस लॉ में? चलो पहले इसे देखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका, वह है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है बेटा? कोई किसी को मालूम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होगा? शुरू में हमने बताया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। जैसे गैल्वेनिक सेल बताया था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बताया था। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? कोई बच्चा बता सकता है? जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बिल्कुल, जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या होगा, और दूसरा इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस है। और इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक एक सेल है और उसके अंदर जो होने वाली वो है प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है ना? यहाँ पर क्या होना है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा, तो देखो जो वैद्युत अपकरणीय सेल है, तो वैद्युत अपकरणीय सेल में क्या होगा, देखो वैद्युत अपकरणीय सेल में विद्युत धारा की सहायता से विलयन में बाह्य विभव लगा करके रासायनिक क्रियाएं कराई जाती है। यहाँ पर क्या करेंगे, बाहर से कोई क्या करेंगे, विभव डालेंगे, है ना, जिसको हम बोलते हैं बेटा एक्सटर्नल पोटेंशियल। यहाँ पर वैद्युत अपघटनी सेल है, विद्युत धारा की सहायता से विलयन में बाह्य विभव लगाकर रासायनिक क्रिया करवाई जाती है। यानी कि इसमें क्या होता है, ठीक है ना, कि बाहर से हम कोई विभव डालते हैं इसमें और तब हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करवाते हैं। नहीं तो जैसे माना हमने कोई केमिकल इलेक्ट्रोलाइट यहाँ डाला और इलेक्ट्रोलाइट डाला, तो इलेक्ट्रोलाइट अपने आप ही नहीं अभिक्रिया कर रहा है ना, रासायनिक अभिक्रिया नहीं कर रहा, केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, बाहर से एक्सटर्नल पोटेंशियल डाल रहे हैं। तो ये यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल केमिकल रिएक्शंस आर कैरीड आउट बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल पोटेंशियल। एक्सटर्नल पोटेंशियल हमें उसको में कैरीड आउट करना पड़ेगा, बाहर से लगाना पड़ेगा, है ना। द केमिकल रिएक्शंस आर रिडॉक्स। ये रिडॉक्स हो सकती है। रिडॉक्स का मतलब क्या हो सकती है, जहां रिडक्शन भी हो सकता है और ऑक्सीडेशन हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे सेल में देखो, इसको हम एक लाइन और पढ़ सकते हैं कि ऐसे सेल जिनकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है, विद्युत अपकरणीय सेल कहते हैं। इसको हम विद्युत अपकरणीय, यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे पास क्या होंगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी होगा, उसको हम केमिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, और जो उसके अंदर जो प्रोसेस हो रही होगी उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोड, देखो इलेक्ट्रोड चिन्ह क्या है, यहाँ थोड़ा ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोड चिन्ह क्या है, गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपकरणीय सेल में एनोड और कैथोड चिन्ह परस्पर विपरीत होते हैं, इनके चिन्ह विपरीत होते हैं बेटा, ठीक है ना। एनोड क्या होता था, एनोड पर कौन सा आवेश होता था बेटा, पॉजिटिव। ये लोन पड़ा होगा, लोन पड़ा। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड हो रहा है, और ये क्या था, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। यहाँ थोड़ी सी ध्यान रखना है, यहाँ विपरीत होते हैं, चार्जेस विपरीत होते हैं। वो तो रहेगा वही, एनोड तो यही रहेगा, लेकिन चार्जेस विपरीत हो जाएंगे। यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन यदि हम गैल्वेनिक सेल में देखेंगे तो लोन याद रखना है। गैल्वेनिक सेल में क्या रखना है याद, लोन, ठीक है भाई, यही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं। क्लियर, बात क्लियर हुई बेटा, इतनी बात समझ में हुई। केवल चिन्ह परस्पर विपरीत होते हैं, इसलिए लाइन इंपॉर्टेंट लाइन हमने नीचे लिखी हुई है ना, और बाकी सही।
अब देखो ये प्रोसेस होती है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस किस प्रकार से होती है? जैसे मान लीजिए, सपोज हम इसको इस टाइप से समझ लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक एक प्रोसेस है। हमने क्या किया है, यहां पर एक क्या लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल पोटेंशियल लेते हैं। एक्सटर्नल पोटेंशियल यहाँ पर क्या होगा, बाहर से कोई पोटेंशियल देते हैं, ठीक है ना, यानी कि हम कोई इलेक्ट्रिक करंट बाहर से देंगे इसमें, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव यहाँ हो जाएगा और ये क्या होगा, नेगेटिव हो गया। उसका कारण ये है क्योंकि पॉजिटिव जो टर्मिनल्स हैं उसको हम यहाँ जोड़ देते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ जोड़ते हैं, इस वाले पोर्शन पे जोड़ देते हैं, इस टाइप एनोड पर जोड़ देते हैं, इसलिए पॉजिटिव टर्मिनल हो जाता है। बस बाकी कोई ऐसे ज्यादा अंतर नहीं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं NaCl, मान लीजिए हमने सोडियम क्लोराइड लिया, क्या लिया यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड। तो इस सोडियम क्लोराइड में क्या होगा, इस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बेटा, ध्यान रखना, है ना। इस माना हम यहाँ पर पास करते हैं और ये फ्यूज्ड हो जाता है, फ्यूज्ड NaCl को फ्यूज किया जाता है ना। और यहाँ पर क्या होगा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेंगे। कौन सा इलेक्ट्रोड लेंगे, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड लेंगे, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। किसके लिए, NaCl के लिए। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग इलेक्ट्रोड का यूज किया जा सकता है ना। तो ये देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, जो कैथोड होगा, कैथोड किस तरफ है, कैथोड तो यही है ना, जहां नेगेटिव चार्ज। यहाँ कौन जाएगा, कैथोड ये है, एनोड ये है। यहाँ केवल चार्जेस डिफरेंट हो गए, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है ना, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज हो रहा है। लेकिन उसमें गैल्वेनिक सेल में डिफरेंट था, अलग था, है ना, वो लोन से याद रखना। अब देखो कैथोड पर कौन सा है और एनोड पर कौन सा है। यदि हम इसमें देखेंगे तो यहाँ दो, जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो NaCl क्या होगा, एक तो Na पॉजिटिव बनाएगा और एक Cl नेगेटिव बनाएगा। अब ये आयन के फॉर्म में यहाँ Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव ऐसे बिखरे पड़े हैं। लेकिन जैसे इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो क्या होगा, ये हमेशा जो आयंस होते हैं ये अपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उनका मूवमेंट कहाँ होगा, अपोजिट चार्ज की तरफ। देखो सोडियम कहाँ मूवमेंट करेगा, सोडियम कहाँ मूवमेंट करेगा बेटा, किस तरफ करेगा, कैथोड एनोड, कैथोड। बिल्कुल, ये कैथोड की तरफ मूवमेंट। क्यों करेगा कैथोड की तरफ मूवमेंट, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए नेगेटिव की तरफ मूवमेंट करेगा। क्लोराइड आयन कहाँ मूवमेंट करेगा, एनोड की तरफ, एनोड की तरफ, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव की तरफ अपोजिट चार्ज की ओर मूवमेंट करेंगे। क्लियर, इतनी बात क्लियर हुई बेटा कि ये क्या करेंगे, अपोजिट चार्ज की तरफ मूवमेंट करेंगे। अब इसमें क्या होना है कि जो कैथोड पर प्रोसेस हो रही है, तो हम इसको देखते हैं एट कैथोड, कैथोड पर, है ना, एट कैथोड। तो कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होना है, यहां गया सोडियम, ये सोडियम गया और एक ऐसा चार्जेस वाला पॉजिटिव चार्ज। ये क्या करेगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्जेस है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा इससे, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। और इलेक्ट्रॉन लेने वाली प्रोसेस क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लेने वाली प्रोसेस कौन सी होती है बेटा, जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉन लेने वाली प्रोसेस क्या होती है, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते होंगे उसको, रिडक्शन, रिडक्शन, ठीक है ना। क्या होता है, रिडक्शन होती है बेटा, उसमें जहां इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं वो रिडक्शन है, तो यहाँ रिडक्शन हो जाएगा। और रिडक्शन होने से क्या बना देगा, सोडियम बना देगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा इसमें से, है ना, पॉजिटिव चार्ज कम होगा। तो सोडियम क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, यहाँ रिडक्शन हुआ और ये रिड्यूस हो गया, है ना। तो ये रिडक्शन हो गया, यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन। अब सोडियम क्या हो गया, इस सॉलिड फॉर्म में हो गया, हमें सॉलिड बन गया, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, दूसरा हम देख रहे हैं एट एनोड। अब एनोड पर क्या हो रहा है, जो एनोड है उस पर क्या हो रहा होगा, है ना। तो एनोड वाली यदि कंडीशंस देखते हैं तो एनोड पर क्या होना है बेटा, देखो हमारे पास है क्लोराइड आयन, क्या है यहाँ पर, क्लोराइड आयन। और इस क्लोराइड आयन ने क्या किया, जैसे यहाँ पर आया उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, दे दिया। और इलेक्ट्रॉन देने की प्रोसेस क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो गया, क्लोराइड। आप देखो ये जो क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन, एक क्लोरीन है और दूसरा भी क्या होगा,
एक क्लोरीन तो ये आ गया, दूसरा भी ऐसे क्लोरीन मिलेगा दूसरा, क्योंकि वहां पर तो लगातार क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहा है और फिर उसके बाद Cl में कन्वर्ट हो जा रहा है। एक Cl दूसरे Cl से रिएक्शन करता है और यहाँ पर बन जाता है Cl2 और एक गैस के रूप में बाहर निकलने लग जाती है। देखो हमने NaCl से क्लोरीन निकाल दी, NaCl Na को अलग कर दिया और क्लोरीन गैस निकल गई इसमें से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। देखो यहाँ पर हमने इस वाले पोर्शन पे एनोड पर क्या निकल रहा होगा, Cl2 निकल रही होगी, क्लोरीन गैस निकल रही होगी। क्या निकल रहा होगा, क्लोरीन गैस निकल रही होगी। और जो कैथोड पर है वो यहाँ पर सोडियम क्या हो रहा होगा, जमा हो रहा होगा, यानी ठीक है, डिपोजिट हो रहा होगा। तो ये ध्यान रखना होगा कि इस प्रोसेस के, इस जो प्रोसेस हुई ये कहलाई इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना। और बहुत सारे जो एक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, है ना, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, एक्टिव मेटल्स, है ना। इनका एक्सट्रैक्शन किया जाता है इसी मेथड के द्वारा। सोडियम का एक्सट्रैक्शन इसी मेथड द्वारा, है ना, पोटेशियम का एक्सट्रैक्शन इसी मेथड के द्वारा, मैग्नीशियम का एक्सट्रैक्शन इसी मेथड द्वारा। निष्कर्षण बोलते बेटे, हिंदी में बोलते हैं निष्कर्षण, उनको निकाला जाता है ना। देखो सोडियम, अब माने NH नमक में से सोडियम निकालना है, तो ये प्रोसेस हमारे पास है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो ये कहा जा सकता है कि द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ दियर साल्ट इन्फ्यूज्ड स्टेट, है ना, द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो इस NaCl में से Na निकाल देना, कौन सी प्रोसेस में पूछूंगा आप लोगों से क्वेश्चन, है ना, कि मान लीजिए हमें सोडियम क्लोराइड लिया और इसमें से हमें सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना है, तो कौन सी प्रोसेस के द्वारा किया जा सकता है। तो ये कौन सी प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस है ना। और किसके अंदर होती है, ये होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बेटे, बाकी मैंने सारी चीजें बता दी आप लोगों को, थ्योरी है केवल। अब है हमारे पास फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। फैराडे ने विद्युत अपघटन के नियम दिए, लेकिन विद्युत अपघटन के नियम के देने की क्या जरूरत थी, क्यों आवश्यकता होगी, या इसने दिए तो किस प्रकार के नियम दिए होंगे। किसी को मालूम है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं वैसे इसमें। देखो यहाँ दो लाइन हमें याद रखनी, एक लाइन याद रखनी, ठीक है ना। फैराडे ने विद्युत अपघटन के मात्रात्मक पक्ष का अध्ययन करके दो महत्वपूर्ण नियम दिए। ध्यान रखना यहाँ मात्रात्मक पक्ष लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इसको अलग लाइन बना रखा है। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस थी, हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या कर रहे थे बेटा, यहाँ पर देखोगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको बोलते हैं हम वैद्युत अपघटन, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस। इस इलेक्ट्रोलाइसिस में हो क्या रहा था, हम क्या कर रहे थे, बिजली दे रहे थे, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट दे रहे थे, और यहाँ कोई पदार्थ जमा हो रहा था, कुछ गैस निकल रही थी। इधर हम सोडियम क्लोराइड के कंडीशन में देख रहे थे, क्या हो रहा था, कुछ पदार्थ जमा हो रहा था और कुछ गैसें निकल रही थी। तो ये जो फैराडे हैं, इन्होंने कहा, ये इलेक्ट्रोलाइसिस के पहले प्रोसेस हमें पता लग गई। इन्होंने कहा कि मान लीजिए हम इलेक्ट्रिसिटी दे तो रहे हैं यहां से, लेकिन वो अब कितनी मात्रा में जमा हुआ, कितनी मात्रा में वो जमा हो रहा है। सोडियम बना तो कितनी मात्रा बनी, कितना करंट हमने दिया और कितनी मात्रा बनी सोडियम की, कितना जमा हुआ या डिपॉजिट। इसके लिए उन्होंने नियम दिए। उन्होंने कहा उस नियम, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, ये तो सेम समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या बेटा, एक प्रोसेस है, ये सबको समझ में आ गया। यहाँ पर कितनी मात्रा में कितनी बिजली देंगे हम इसको, कितनी इलेक्ट्रिसिटी देंगे जो कितनी मात्रा में यहाँ जमा हो जाए, तो इसका अध्ययन उन्होंने दो नियम दिए इसके लिए।
ठीक है ना, फैराडे ने। तो फैराडेज लॉ क्या कहता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हैव बीन स्टडीड बाय फैराडे एंड टू इंपॉर्टेंट लॉ हैव बीन गिवन। ठीक है ना, यहाँ दो उन्होंने क्या दिए, दो नियम दिए इसके क्वांटिटेटिव है ना, और उनको हम पढ़ेंगे। तो पहला नियम देखो बेटा, इसका पहला लॉ क्या है, इसका पहला है, यदि देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ। ये पहला लॉ क्या कह रहा है, ये कहता है, देखो पहले हम हिंदी में देख लेते हैं कि विद्युत अपघटन के दौरान, जब विद्युत अपघटन हो रहा होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा होगा, किसी इलेक्ट्रोड पर, मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड आप लोगों को पता है ना, मालूम है सबको, इलेक्ट्रोड मालूम है, एक इलेक्ट्रोड ही है, एक इलेक्ट्रोड है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने ऐसे पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है इसमें, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल ये होता है ना, इसमें पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। जबकि गैल्वेनिक सेल में क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है ना, और कैथोड पर कौन सा है, कैथोड पर यहाँ पर नेगेटिव, ऐसा है ना। तो कहता है कि माना विद्युत अपघटन के दौरान किसी इलेक्ट्रोड पर, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोड है, इन इलेक्ट्रोडों पर, ये एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड है, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा, यहाँ पर मान लीजिए मुक्त हो रखी जो पदार्थ की मात्रा होगी, वो क्या कह रहा है, प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होगा। यानी कि जो विद्युत धारा हम डाल लेंगे यहाँ, जितनी ज्यादा मात्रा में क्या करेंगे, विद्युत धारा देंगे, उतनी ज्यादा मात्रा में यहाँ पर क्या होगा, डिपोजिट होगा वो पदार्थ यहाँ जमा होगा, है ना। हमने 10 कूलाम दिया तो 10 उसके रेशियो के हिसाब से होगा, 20 होगा तो और दुगुना हो जाएगा, 30 हो जाएगा तो और गुना हो जाएगा। यानी कि जितनी मात्रा में हम क्या करेंगे, विद्युत धारा उसमें देंगे, उतनी मात्रा में क्या होगा, वो पदार्थ वहां जमा हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक लाइन याद रखना है, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ये पहला नियम था, है ना। इंग्लिश में वही कंडीशंस है। ये कहता है, फैराडेज लॉ कहता है ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, है ना, जो सब्सटेंस है, जो द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, जो यहाँ पर सब्सटेंस हो गई, यहाँ पर देखो ये जो सब्सटेंस है ना, डिपोजिट और लिबरेटेड, ये तो डिपोजिट होगा, लिबरेटेड होगा, है ना, एट एनी इलेक्ट्रोड। डिपोजिट भी हो सकता है बेटा, यहाँ पर जमा भी हो सकता है। लिबरेटेड का मतलब जैसे हम क्लोरीन निकाल रहे थे, है ना, लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जितनी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, उसी के क्या होगा, प्रोपोर्शनली ये क्या होते चले जाएंगे, जमा होते। ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा क्या होगा, जमा होगा, है ना। यानी कि जो हमारे पास स्मॉल w इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, यानी कि जो हमारे पास w है वो q के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ और आगे बढ़ते हैं इसमें, तो हमें मालूम है कि जो W होगा, एक पदार्थ की मात्रा है, ये Q क्या है, उसमें जो वहां पर क्या होंगे, आवेश होंगे, है ना, कूलाम, इसको कूलाम के, है ना। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि W ग्राम जो हमारे पास क्या होगा, ये पदार्थ की मात्रा यहाँ जमा हो रही होगी, ये क्या होगा, ये डिपोजिट हो रहा होगा, ये इलेक्ट्रो जो कूलाम हमने पास किया कूलाम के फॉर्म में, कूलाम Q क्या है, यहाँ पर कूलाम है, कूलाम मीन्स जो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, कूलाम के रूप में पास करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू, अब इक्वल का चिन्ह इसको हमने हटाया तो यहाँ पर क्या होगा, Z इंटू Q हो जाएगा। Z क्या है यहाँ पर, ये है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z क्या है, Z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। नोट कर लेना आप लोग, इलेक्ट्रो ये आज डाउनलोड हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रोकेमिकल। और यहाँ Q इज इक्वल टू, ध्यान रखना, Q इज इक्वल टू होता है I इंटू T,
Q इज इक्वल टू क्या हो सकता है, I इंटू टी, है ना। कूलाम क्या होता है, जो I धारा हो गई और टाइम के साथ होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Z इंटू आई इंटू टी, ये हो सकता है हमारे पास W इज इक्वल टू। तो हम निकाल सकते हैं कितनी मात्रा में जमा होगा, इससे हम निकाल सकते हैं। अब यदि हम क्या करें थोड़ी देर के लिए, यदि हम क्या करें, 1 एम्पियर की धारा लें, 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर हमने धारा ली, है ना, इलेक्ट्रिक करंट लिया, और कितने टाइम कितना है, 1 सेकंड तक हमने उसको पास करवाया, तो ये तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, तो ये एक ही होगा, यानी कि जो क्या होगा, W होगा और Z के बराबर होगा, है ना। तो इसको यदि हमने देखा बेटा, ये सारा लाइन हमने लिखी हुई है, तो इसको बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। जो Z होगा हमारे पास वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगा, है ना। वो क्या होगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक हो जाएगा। एक मिनट, उसको हम क्या कहेंगे, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ये सारी चीजें हमने लिखी हुई है ना। तो हम कह सकते हैं, देखो ये कह सकते हैं कि अतः किसी विद्युत अपघट्य विलयन में 1 एम्पियर धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर विद्युत, देखो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। यदि हम क्या करेंगे, उसको क्या कहेंगे, इसको कहा जाता है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है ना। यदि हम क्या करेंगे, एक एम्पियर धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करेंगे, तो इस टाइप से, ठीक है। तो Z इज इक्वल टू, ये सभी को समझ में आ गया। ये पहला नियम था बेटा इसका, फर्स्ट लॉ, है ना, किसका, मेन लॉ है, और ये हमारे पास ये निकालने होता है, ठीक है। हो गया, किसी को कोई दिक्कत, ये नीचे एक लाइन है, 10 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ a substance is equal to mass of substance deposit at the electrode on passing 1 ampere current for 1 second, ठीक है। On passing quantity of electricity equal to 1 coulomb, ठीक है ना, 1 coulomb के बराबर। तो ये तो पहला नियम था। अब जब उसने बता दिया, ये बता दिया हमें कि भाई जितनी मात्रा में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे या कूलम में आवेश देंगे, उतनी मात्रा में क्या होगा, डिपॉजिट होगा। दूसरा नियम क्या दिया होगा उन्होंने, किसी कुछ लग रहा है आइडिया कि ये दूसरा नियम क्या होगा, सेकंड लॉ होगा, क्या दिया होगा, क्या दिया होगा बेटा, सेकंड लॉ क्या दिया होगा, कुछ आइडिया लग रहा है। अब जब ये बता दिया कि भाई इतनी मात्रा में जितना ज्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे उतनी ज्यादा जमा हो जाएगा, अब दूसरा लॉ क्या होगा। उन्होंने कहा कि देखो, बहुत मजेदार नियम है इसका। ये कहता है कि देखो, विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ भिन्न भिन्न पदार्थ की मात्राएं उनके तुल्यांक भारों के समानुपाती होता है। ये बहुत मजेदार चीज बताई उन्होंने कहा कि देखो, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर अलग अलग टाइप के पदार्थ है, ठीक है ना। मान लीजिए हमने अलग अलग पदार्थ ऐसे जोड़े हुए हैं, कोई यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट यहाँ दिया, एक इलेक्ट्रोलाइट इसमें लिया, एक इलेक्ट्रोलाइट इसमें लिया, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कि जैसे माना हमने एक में लिया KCl, एक में लिया AgNO3, है ना, एक में लिया NaCl, अलग अलग ले रखे है कि नहीं। अभी क्या कहता है, देखो, विभिन्न विद्युत अपघट्यों के अलग अलग विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट्स अलग, ये अलग इलेक्ट्रोलाइट है, ये अलग इलेक्ट्रोलाइट है, ये अलग इलेक्ट्रोलाइट, तीनों अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट। देखो, विद्युत
विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में, अब इनके विलयनों में, ठीक है ना, समान मात्रा में विद्युत धारा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें समान विद्युत धारा कैसे जाएगी, क्योंकि हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ऐसे एक बैटरी लगानी पड़ेगी ऐसे, है ना। और इस बैटरी को हमने क्या किया, यहाँ इलेक्ट्रोड ऐसे बने हुए इलेक्ट्रोड है ना, मैं छोटे छोटे बना रहा हूँ, ठीक है। अब समान रूप से कैसे जाएगी इनमें इलेक्ट्रिसिटी, सारे के सारे समान हो, इलेक्ट्रिसिटी कैसे हो सकती है समान। इसको क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ मान लीजिए 1 एम्पियर है, मान लीजिए 1 एम्पियर के हमारे पास ये 1 एम्पियर है ना, और इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं इससे, देखो इससे किया, फिर ये क्या हुआ, ये यहाँ से ऐसे किए कनेक्ट हुआ, फिर यहाँ से ये कनेक्ट ऐसे हुआ, फिर यहाँ से कनेक्ट क्या हुआ। अब देखो सारे के सारे क्या हो रहा है इसमें, इसमें भी 1 एम्पियर जा रहा है, इसमें भी 1 एम्पियर जा रहा है, इसमें भी 1 एम्पियर जा रहा है, सभी में जा रहा है, क्योंकि हमने ऐसे जोड़ा हुआ है इसको, है ना। तो देखो समान विद्युत धारा समान समय तक, अब समान समय मान लीजिए हमने 10 सेकंड तक डाला, तो 10 सेकंड तक यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पूरी तक प्रवाहित करने पर, वो कह रहा है कि इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए भिन्न भिन्न पदार्थ, जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पर होगा, जो पदार्थ होंगे यहाँ पर, मान लीजिए हम कहें कि कितनी मात्रा में हुआ भाई, तो कहता है कि कितनी मात्रा में होगा, उनके तुल्यांक भारों के समानुपाती होगा, जितना उसका तुल्यांक भार होगा उसी के समानुपाती होगा। हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, तुल्यांक भार निकालेंगे और उसके समानुपाती यहाँ जमा होगा। वो कहता है हमने समान समय में समान विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा, वो यहाँ पर जो जमा होने वाले पदार्थ है उनकी तुल्यांक भारों के समानुपाती होगा, जितना उनका तुल्यांक भार होगा उसके समानुपाती होगा, है ना। इसको इंग्लिश में भी समझ लेते हैं, देखो कि व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देखो सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 1 एम्पियर, क्या ले बेटा 1 एम्पियर इज पास थ्रू द सॉल्यूशन, इस पास के सॉल्यूशन में, है ना, ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, ये देखो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कनेक्टिंग इन अ सीरीज, देखो इस सीरीज में कनेक्टिंग, है ना। देन द वेट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एट द इलेक्ट्रोड, देखो यहाँ पर जो वेट होगा, जो प्रोड्यूस होगा वेट, वो क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दियर केमिकल इक्विवेलेंट, जितना उसका केमिकल इक्विवेलेंट होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा। ये है सेकंड लॉ। वहां तो सिंपल एक ही था, एक इलेक्ट्रोड था, तो सिंपल जितनी धारा, जितनी इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर रहे थे उसके कंपैरिजन में जमा हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर उसके इक्विवेलेंट, केमिकल इक्विवेलेंट के प्रोपोर्शनल हो रहा है। KCl का केमिकल इक्विवेलेंट प्रोपोर्शनल हो रहा है, AgNO2 की प्रोपोर्शनल हो रहा है, इसके प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो यानी कि फैराडे का जो फर्स्ट लॉ में था वो क्या था, W = Z × Q, तो फर्स्ट लॉ था इसका, है ना। अब समान विद्युत धारा है, धारा क्या है, समान है, प्रवाहित कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यदि हम इसको देखें कि W1 मान लीजिए इस वाले में देखते हैं, तो यहाँ पर हमने W1 ले लिया, यहाँ पर वेट मान लीजिए W1 आया 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम, इसका W1 मान लेते हैं, तो ये क्या होगा, ये होगा Z1, ये चेंज होगा बेटा इनटू Q क्या है, ये तो समान है, ये तो कोई अलग चेंज होना ही नहीं है इसने। सेकंड वाले में देखो, दूसरे वाले में यहाँ पर क्या हुआ, W2 हुआ इज इक्वल टू Z2 इंटू Q, यहाँ देखो ये W2 हुआ, यहाँ कुछ मात्रा हुई 20 ग्राम 50 ग्राम, हमें नहीं मालूम कितना हुआ, है ना, पर वो हम मान लेते हैं। इसको देखो, एक आवेश देखो जो हमारे पास कूलाम है, कूलाम के फॉर्म में है ना, जो उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, वो क्या है, इक्वल है, ये भी Q है, ये भी Q है ना। देखो तीसरे वाले में देखेंगे, तो ये देखो ये कह रहा है कि मान लीजिए इन्होंने तो दो ही जोड़ रखे, दो ही से निकाला, है ना, तो समीकरण और 1 और 2 से भाग देने पर, जैसे माना हमारे क्या है, जैसे हम डिवाइड करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ये आएगा W/W2 इज इक्वल टू क्या होगा, Z/, ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, W1/W2 इज इक्वल टू Z1/Z2, और ये इस क्या होगा, Z1 जो होगा, Z1 इज इक्वल टू क्या होगा, E1 क्या है बेटा, यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट है ना, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, तुल्यांक भार, और ये आएगा 96,500, ये क्या है बेटा, 96,500 क्या है, 96,487 बताया था आपको, ये तो फैराडे कांस्टेंट था, है ना, इसकी वैल्यू, तो इस ये बटे में आ जाएगा,
और इस टाइप से देखो, इस से कैंसिल हो जाएगा और E1 अपॉन E2 हो जाएगा, E1 अपॉन E2 हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारे पास आएगा, यानी कि W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू क्या आएगा, E1 अपॉन E2। इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन आएगा, ठीक है। और यदि हम देखेंगे समीकरण 3 और 4 में, ये देखो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, है ना, या E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, ठीक है ना। ये इस टाइप से हम इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये है बेटा, दोनों लॉ हमने पढ़ लिए। और एक क्वेश्चन है इस पे रिलेटेड, ये देखो, हाउ मेनी कूलम, ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी कूलम विल बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 40.5 ग्राम एल्युमिनियम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ठीक है ना। और इक्वेशन मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, वो कौन सी इक्वेशन है, ये है Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एल्युमिनियम सॉलिड्स। देखो तो बेटे, इस इक्वेशन के लिए हमें जो फैराडे के दो लॉ हमने पढ़े, उसके अनुसार हमें ये देखना है कि इस इक्वेशन में कितनी अमाउंट, देखो ये कह रहे हैं ना, हाउ मेनी कूलम विल बी रिक्वायर्ड, कितने कूलम आवेश चाहिए हमें, क्यों पूछा हुआ है ना। डिपॉजिट कितना हो रहा है, 40.5 ग्राम हो रहा है, कितने की जरूरत हमें आवेश की जरूरत पड़ेगी, को बता सकता है? कोई बता सकता है बेटा? इसको निकालना कैसे, देखो हमारे पास सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, ये कितना मोल है बेटा, यदि हम इसको देखेंगे तो ये 1 मोल है, ये क्या है, 1 मोल है। 1 मोल कैसे पता लगाते हैं हम, इसके आगे संख्याओं से पता लगाते हैं। ये कितना मोल है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितना मोल है बेटा बताओ? 3 मोल, गुड, ठीक है ना, क्योंकि ये 1 मोल है, क्योंकि 1 इसके आगे, और 3 मोल है। ये कितना मोल है बेटा, ये एल्युमिनियम 1 मोल, ठीक है ना, ये क्या है, 1 मोल। तो ये हमें पता लगा, इसका मतलब क्या होगा, जो 3 मोल हमारे पास है इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है, 3 फैराडे। इसको हम क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये 3F के फॉर्म में, ठीक है। और 3F का मतलब क्या होता है, 3 इंटू F का मतलब कितना होता है बेटा, F कितना होता है, फैराडे की वैल्यू कितनी होती है, ये पहले बता चुका हूं। फैराडे की वैल्यू याद रखना है आपको, F इज इक्वल टू कितना होगा, 96,500, या हमारे पास 96,487 था, ऐसा था ना जो एनसीईआरटी बुक के अनुसार। तो हमने कहा अप्रोक्सीमेट हम इसको 500 ले लेते हैं, ठीक है। इस इतनी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हमारे पास जो फैराडे की जो चार्ज है, वो चार्ज इतना है। इसको यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो गुणा कर देंगे, है ना। और यदि हम इसका एटॉमिक मास देखेंगे बेटा, इसका एटॉमिक मास क्या होता है, यदि हम इसका एटॉमिक मास को देखेंगे तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है, एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर तो मालूम होगा, एटॉमिक मास नहीं मालूम। देखो 13, हाँ 13 होता है, तो 13 का जस्ट डबल से थोड़ा आगे पीछे होता है, यानी कि याद रखने के लिए आपको याद रखना है कि डबल के लगभग होता है ना। तो ये होता है 27 ग्राम पर मोल, ये इसका मास होगा, एटॉमिक मास, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि जो 27 ग्राम, जो 27 ग्राम जो हमारे पास क्या होगा, एल्युमिनियम होगा, इस डिपॉजिट बाय कितने, इस 27 ग्राम को डिपॉजिट होने में के लिए हमें इतने कूलम आवेश की जरूरत पड़ेगी। ये हुआ, यहाँ पर हम कर सकते हैं कि जो हमारे पास, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि सेंस क्या हो सकता है, 27 ग्राम जो हमारे पास क्या होगा, एल्युमिनियम इज डिपॉजिटेड बाय, कैसे होगा, 3 इंटू 96,500 कूलम्स। इतना कूलम्स जब हम क्या देंगे, आवेश ये देंगे, करंट देंगे,
तब जाकर के 27 ग्राम क्या होगा, डिपॉजिट होगा, है ना। और हमें कितना निकालना है, हमें तो निकालना है 40.5 ग्राम डिपॉजिट। एल्युमिनियम जो होगा उसको डिपॉजिट करने के लिए कितना चाहिए, तो हम कैसे निकालते थे, जैसे एक मेथड होता था हमारे पास, है ना। यानी कि पहले हम क्या निकालते थे, 1 ग्राम के लिए निकालेंगे तो कितना होगा 3 इंटू 96.500 अपॉन इसके बटे में कर देते थे 27, है ना। लेकिन यदि हमें कितना निकालना होगा 26, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 40 पॉइंट, पहले 1 ग्राम के लिए निकाला ना, 1 ग्राम इतना सही, तो ये 40 इतने ग्राम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम वैल्यू देखेंगे कि ये लगभग, इसको कैलकुलेट करके ये जो वैल्यू आ रही है 4.342 इंटू 10⁴ कूलाम जो है, इतना जो हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा इससे रिलेटेड, जो इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। कितना ग्राम हमने यहाँ पर डिपॉजिट होगा, कितना नहीं होगा, ये सब निकाल सकते हैं।